ओके, जो आज का लेक्चर है बेसिकली हम लोग सीरीज वाले इससे फर्दर आगे डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग आगे क्या ऑप्शंस कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास एक इक्वलेंस के लिए हमने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग चेक करो तो ये एक समेशन वाला एक क्वेश्चन है और ये दूसरा है। इसमें लिमिट जो है अपर लो लिमिट है वो k इज इक्वल टू 1 है और अपर लिमिट 3 है और आगे जो वेरिएबल है वो k स्क्वायर है। इसी तरह अगर सेकेंड वन पे आप लोग चेक करो वहाँ पे क्या है i इज इक्वल टू 1 है और हमारी लो लिमिट 1 है लेकिन अपर लिमिट हमारे पास 3 है और i स्क्वायर है। लेकिन आगे इनकी अगर हम लोग एब्रीवेशन सारी चेक करें, अगर इसको ओपन भी कर रहे हैं तो वो हमारे पास इज इक्वल टू आ रही है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के। और इसी तरह जब आई स्क्वायर किया तो इसकी भी हमारे पास इसी तरह 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाली जो टर्म है फर्स्ट वन के इज इक्वल टू के स्क्वायर वाली और आई स्क्वायर वाली, ये दोनों के दोनों टर्म इक्वल हैं। अगर कभी इस तरह की चीज हो कि आपके पास बिल्कुल सेम चीज हो तो हम लोग उनको इक्वलेंस कर देते हैं कि ये हमारे पास दोनों इक्वल है, क्योंकि इनका जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। ऊपर वाले भी अगर 1 प्लस 4 प्लस 9 होगा, नीचे भी 1 प्लस 4 प्लस 9 ही होगा, तो रिजल्ट इनका सेम ही आएगा। तो हम इस बेस पे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाएं जो इक्वलेंट एक दूसरे के इक्वल हो रही हो तो हम लोग उसमें से फिर उनको इक्वल लिख देते हैं या एक ही स्टेटमेंट को चूज भी कर लेते हैं। अब यही क्वेश्चन था, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने जब खुद स्टार्टिंग पॉइंट किया था के इज इक्वल, हमने ये k इज इक्वल टू 1 किया था n माइनस वन, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे इसको चेंज करने की थी तो k इज इक्वल टू 0 इंटू एन के प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी लिमिट्स को चेंज कर दिया है। अब इसकी लिमिट्स को चेंज किया, k इज इक्वल टू 0 किया है तो ये हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट भी चेंज हो रहा है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे किस तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। जब हमने अपर लिमिट्स और लो लिमिट्स को अकॉर्डिंग टू चेंज करना तो हम लोग एक डमी वेरिएबल j ले लेते हैं। जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिए k इज इक्वल टू j प्लस 1, देन द डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई। हम लोग j प्लस 1 करते हैं और डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सब्सिट्यूट करना है हमने k की जगह पे, जहां जहां k होगा वहां वहां पे हमने इसे सब्सिट्यूट करना है। k इज इक्वल टू j प्लस 1 है तो j की वैल्यू जो आ रही है वो k इज इक्वल टू माइनस 1 आ रही है। अब हमने j की, अब एक्चुअली हम लोग यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं j से लोअर लिमिट और अपर लिमिट। हमारे पास लोअर लिमिट क्या आएगी और अपर लिमिट क्या आएगी when k is equal to 1। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास k जो है वो इक्वल टू 1 है तो देन j क्या होगा, k माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 0। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट बन के जाएगी एंड k इज इक्वल टू n प्लस 1। तो j की वैल्यू होगी j इज इक्वल टू k माइनस 1 तो n प्लस 1 माइनस 1, तो हमारे पास जो अपर लिमिट होगी वो सिंपली n होगी। व्हेन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n देन j वेरीज फ्रॉम 0 टू n। यहाँ पे ये o नहीं है, बेसिकली ये 0 लिखा हुआ है तो ये हमारे पास वेरी करेंगे 0 टू n के साथ। अब इसी को हम लोगों ने क्या करना है, ये जो डमी वेरिएबल हमने लिया था अब इसी को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। वी पुट j इंस्टेड ऑफ k इन द समेशन बिकम, जहाँ पे हमने k लिखा था k की वैल्यू जो थी वो हमने की थी j प्लस 1, तो यहाँ पे हम लोग k की जगह लिख देंगे j प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस j की वजह j k की वजह फिर लिख देंगे j प्लस 1। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास n प्लस j, ये 1 और ये 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास j प्लस 1 इंटू एन प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, j प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस जे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास लोअर लिमिट 0 से होगी और अपर लिमिट एन तक जाएगी तब ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्रिएट होगी। तो इसका हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन जो हमने फर्स्टली खुद प्रूव की थी ये और ये दूसरी इक्वेशन, ये दोनों के दोनों हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हैं। जे हमने जो बेसिकली था डमी वेरिएबल बना लिया था तो जे की जगह हम लोग यहाँ पे के भी लिख सकते हैं तो कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे हमने के इज इक्वल टू 0 इंटू एन लिखा, के प्लस 1 इंटू एन प्लस 1। तो अब इस सीरीज के इस एक्सप्लिट फार्मूला के अगेंस्ट जो भी सीरीज जनरेट होगी और इस एक्सप्लिट फार्मूला के अगेंस्ट जो भी सीरीज जनरेट होगी, दोनों के जो रिजल्ट हैं वो आपके पास बिल्कुल सेम आएंगे, इसमें कोई भी हमारे पास चेंजेस नहीं आती। इसके बाद एग्जांपल है ट्रांसफॉर्म बाय मेकिंग द चेंज ऑफ वेरिएबल j इज इक्वल टू i माइनस 1 इन द समेशन। अब यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म करना है, हमने पहले से डमी वेरिएबल की उसने वैल्यू जो असाइन कर दी j इज इक्वल टू i माइनस 1 इन द समेशन। अब i की जगह हमने बेसिकली j की ये वैल्यू पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल j इज इक्वल टू i माइनस 1 है तो हमारे पास j है तो i, तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास हो जाएगा i इज इक्वल टू j प्लस,
ये j+1 है, तो जहाँ जहाँ पे i होगा वहाँ पे हम लोग j+1 को पुट करते जाएंगे। पहले हम लोग इसकी सबसे पहले i की वैल्यू पुट करके लिमिट फाइंड करेंगे। यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, n-1 है, तो हमने क्या किया, पहली अपर लो लिमिट जो थी 1 है, तो वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। जो हमारे पास लोअर लिमिट है i-1 है, तो i इज इक्वल टू जब 1 किया 1-1 तो 0, तो हमारे पास लोअर लिमिट अब जो न्यू वाली लोअर लिमिट आ रही है वो 0 आ रही है। और यहाँ पे अगर देखो हमारे पास जो अपर लिमिट थी n-1 दी हुई है, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू n-1 है। एक दफा आपने लोअर लिमिट पुट करनी है तो आपके पास एक न्यू लोअर लिमिट आ जाएगी, और अगली दफा आपने क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है, तो आपके पास न्यू अपर लिमिट आ जाएगी। तो i इज इक्वल टू n-1 हम लोग जब पुट करेंगे, j इज इक्वल टू i-1 इंटू n-1 इज इक्वल टू n-2, तो हमारे पास जो अब अपर लिमिट आ रही है वो n-2 आएगी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n-2 ही आपके पास आएगा। अब बेसिकली ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फार्मूला गिवन था n-2, ये हमारे पास न्यू लिमिट आ गई थी, j इज इक्वल टू 0 इंटू n-1। अब i की जगह हम लोगों ने यहाँ पे j+1 पुट कर दिया, n-i था, तो i की जगह यहाँ पे भी हमने j+1 का होल स्क्वायर जो इसको पुट कर दिया। अब जैसे हमने इसको पुट किया, आगे जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये बेसिकली होल स्क्वायर पूरी ब्रैकेट के ऊपर है, सिर्फ इसके ऊपर नहीं है। यहाँ पे n-j+1 का होल स्क्वायर आएगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n-j-1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास एक नई वैल्यू आ रही है जिसमें है j+1 इंटू n-j इंटू -1। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इस टर्म स्प्लिट फार्मूले का और इस स्प्लिट फार्मूले, दोनों स्प्लिट फार्मूले का जो रिजल्ट है वो बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल सेम आएगा। जो भी आपकी सीरीज जनरेट होगी वो सेम सीरीज जनरेट होगी, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि आपकी कोई भी वैल्यू जो है या सीक्वेंस जो है वो खराब हो, बिल्कुल सेम होगी। सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या करें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि आपको एक स्प्लिट फार्मूला लिखना है 2 डिफरेंट लिमिट्स के लिए, तो जब आप लोगों के पास ये चीज लिखी जाती है तो तब हम लोग इस तरह कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ समेशंस। अभी हमारे पास कुछ तो प्रॉपर्टीज ऑफ समेशंस है। प्रॉपर्टीज ऑफ समेशंस क्या है, हम लोग के कुछ प्रॉपर्टीज को हैंडल करें कि यहाँ पे कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास वेरी कर रही होती है। फर्स्ट है एग्जांपल k इज इक्वल टू m इंटू n इंटू ए के प्लस बी के, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके इस स्टेट में भी लिख सकते हैं, ये इस इक्वल टू ये इस तरह भी हो सकता है, k इज इक्वल टू m इंटू n इंटू ए के प्लस ए क्यू, क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन है ना, जब प्लस का साइन होता है तो हम लोग अगर दोनों टर्म्स को अलग अलग करके भी लिख लें तो कोई भी इफेक्ट हमारी रिजल्ट पे नहीं पड़ रहा होता। तो लेकिन ये होना चाहिए आपके a ऑफ k एंड b ऑफ k जो है वो आपके पास बिलोंग जो है वो रियल नंबर से होने चाहिए। इसी तरह सेकंड है c, यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, k इज इक्वल टू m इंटू n है, तो c है, ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नंबर आपको किसी भी के साथ मल्टीप्लाई होता जाए बार बार आपकी a1 a2 a3 के साथ, तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आप लोग कांस्टेंट को हमेशा कांस्टेंट आपका कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज वैल्यू नहीं होती। तो ये इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, सी बिलोंग्स टू, आपके पास जो कांस्टेंट नंबर है वो भी आपके रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है k इज इक्वल टू a ऑफ i माइनस वन b ऑफ -1 k प्लस आई है। अब यहाँ पे ये आई टर्म आ रही है, अगर मैं इस आई टर्म को यहाँ से भी कैंसिल कर दूं, यहाँ से भी कैंसिल कर दूं और ये कैंसिल कर दूं, तो ये जो k इज इक्वल टू a b ऑफ i k, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट जो है मेरे पास सेम आएगा, आई बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। एंड सेकंड टर्म भी से ये माइनस के साथ है, यहाँ ये पॉजिटिव के साइन के साथ थी और ये माइनस साइन के साथ है, आई बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पे। और k इज इक्वल टू 1 इंटू एन एस, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप लोग जिस तरह मर्जी लेके चलते रहो, कांस्टेंट हमेशा ई की वैल्यू रहती है, वो बार बार चेंज नहीं होती, जो वैल्यू फिक्स होगी है वही वैल्यू आपकी रहेगी। तो यहाँ पे एन सी हम लोग करके लिख देते हैं कि एन नंबर्स हैं और साथ में कांस्टेंट नंबर्स के साथ वो नंबर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। इसके बाद एक्सप्रेस द फॉलोइंग समेशंस आर मोर सिंप्लीफाई, ये एक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है कि आपके पास ये दो एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये देखो 3k इंटू 2k माइनस 3 प्लस 4 इंटू माइनस के, अगर ये देखो तो ये इस वाली एक्सप्रेशन को दूसरी टर्म फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस 3 को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं तो मेरे पास कोई भी डिफरेंस रिजल्ट नहीं फील होगा। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 इंटू n 3 इंटू 2k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 1 इंटू n 4 माइनस 5k, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिजल्ट लिख दिया। अब यहाँ पे ये आ गया, सिंस हमारे पास k इज इक्वल टू m इंटू n सी ऑफ a, k इज इक्वल टू सी ऑफ, इसके इक्वल हम लोगों ने बेसिकली इस टर्म को, इस वाली टर्म को इस टाइप में हमने लिख दिया। अब यहाँ जब इसको हमने आपस में सॉल्व किया 3k इंटू 2 माइनस 1 है
+4 इंटू -5 किया, ये अगर टर्म देखी जाए तो ये बेसिकली ये वाली टर्म बन रही है। इस टर्म को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इसके साथ, और ये +4 -5 के हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा k इज इक्वल टू 1 इंटू एन के -5। और फिर इसी तरह k इज इक्वल टू 1 इंटू एन के इंटू माइनस के इज इक्वल टू 1 इंटू 5। तो हमारे पास जो रिजल्ट बेसिकली बन रहा है वो ये बन रहा है k इज इक्वल टू 1 इंटू एन के -5 ऑफ एन। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। अगर इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, इन दोनों का जो रिजल्ट है, जो सीरीज जनरेट होगी, वो दोनों बिल्कुल सेम होगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। हम लोग इसको ही सिंप्लीफाई करते हैं कि ताकि हम लोग के पास जो रिजल्ट है वो हम लोग जल्दी से कैलकुलेट कर सकें। आगे हमारे पास आ जाता है अर्थमेटिक सीरीज। उससे पहले हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था, अब हमने सीरीज में पढ़ना है। वहां पे तो हम लोग सिंपल, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा था जिसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यूज लेके हम लोग आगे मूव कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर्म इज एन अर्थमेटिक सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 1 3 5 7, देन 1 + 3 + 5 + 7 इज एन अर्थमेटिक सीरीज ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अर्थमेटिक सीक्वेंस ये थी, कॉमा के साथ कर रहे थे। जब हमारे पास सीरीज में आते हैं तो हम लोग एडिशन स्टार्ट कर देते हैं। 1 + 3 + 5, इसमें क्या है कि हम लोग टोटल हर पॉइंट को ऐड कर देते हैं और टोटल सीरीज का देखते हैं कि हमारे पास टोटल सीरीज का क्या रिजल्ट आ रहा है। अब हमारे पास इन जनरल, इफ a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज, देन द सीरीज इज गिवन। अब हमारे पास क्या होता है कि अब हमने जब अर्थमेटिक सीरीज का भी पढ़ा था तो उसमें भी यही था कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग d से डोनेट कर रहे हैं, और हमारे पास जो a है वो हमारे पास बेसिकली हमारी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। a हमारे पास फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे पास क्या है, सीरीज है। ये ए बेसिकली हमारी फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डी है ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब वहां पे भी हमने लिखा था, हम लोग वहां पे लिख रहे थे ए प्लस डी, और फिर इसी तरह a+2d एंड सो ऑन, इस तरह हम लोग इसको मूव करते जा रहे थे। अब सम ऑफ एन टर्म है अर्थमेटिक सीरीज। अगर हमारे पास सम ऑफ, आपको कहा जाए कि आपने सम फाइंड करना है एन टर्म का, या आपने कोई भी ऐसी टर्म फाइंड करनी है, टोटल सम आपके पास गिवन हो और आपने फिर उसकी वैल्यूज को फाइंड करनी है, तो वो कैसे करते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज, देन इट्स एन टर्म इज। हमारे पास क्या है, डी कॉमन डिफरेंस है, अर्थमेटिक सीरीज है, तो हमने इसकी एन टर्म फाइंड करके बतानी है बेसिकली कि हमारे पास इसकी एन टर्म क्या आती है। a of n is equal to a plus n minus 1 into d। ये हमारे पास फार्मूला है। ये हमने पीछे भी सीरीज में भी यही फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे भी हमारे पास बेसिकली यही फार्मूला है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट है समेशन, सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है। एस ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे सम ऑफ सीरीज को हम लोग एस ऑफ एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस 2d a प्लस 2 और अप टू सोन कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाली टर्म जो होती है वो हमारी होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वेयर a ऑफ n इज इक्वल टू a ऑफ n प्लस n माइनस डी है, और एक हमारे पास टर्म होती है a ऑफ n तक। या तो हम लोग एक प्रीवियस टर्म लेते हैं, एक नेक्स्ट टर्म लेते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी जिसमें a इंटू a प्लस डी, a प्लस 2d, a ऑफ n इंटू माइनस डी प्लस a ऑफ n है। अब इसी तरह एक और है, राइटिंग द टर्म इन द सीरीज ऑफ रिवर्स ऑर्डर। अब हम लोग इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो तो पॉजिटिव पहले लिया था, और यहाँ पे अगर जब रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं तो नेगेटिव वाली साइंस को बाद पहले ले रहे हैं और पॉजिटिव वाले बाद में ले रहे हैं। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में ऐड करेंगे, तो जो हमारे पास टर्म बन रही होती है वो इस तरह बन रही होती है, 2 ऑफ एस एन इज इक्वल टू a प्लस a ऑफ n प्लस a प्लस a ऑफ n प्लस a ऑफ प्लस, सारी की सारी इसी तरह टर्म्स आती हैं। एक आपके पास स्टार्टिंग और एक आपके पास लास्ट टर्म की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती जा रही है, तो ये n टर्म होते हैं। तो हम लोग फिर इसका जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो 2s ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू a प्लस a ऑफ n, ये हमारे पास बेसिकली इन सीरीज का फार्मूला बनता है। ये बेसिकली इस फार्मूले की डेरिवेशन है। ये ऐसे जितनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम लोग इनकी डेरिवेशन, इनको कैसे ड्राइव कर रहे होते हैं। एक दफा पॉजिटिव और एक दफा हम लोग इसको नेगेटिव करके ड्राइव करते हैं। अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सम ऑफ द एन टर्म अर्थमेटिक सीरीज है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस और ए ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास बेसिकली वैल्यूज हमारे आ रही हैं। If we write a of n is equal to 1, then a plus is equal to n minus 1 into d। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि a of 1 हमारे पास n to 1 के इक्वल है, तो देन s of n is equal to n into a plus 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास हमारी एक इक्वेशन बन रही होती है। देयरफॉर एस एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए, एक फार्मूला हमारे पास ये बनेगा। आपने इस फार्मूले को एक को याद रखना है, एक फार्मूला आपके पास ये है,
ये दो फार्मूले, इन फार्मूलाज को आपने याद रखना है कि हमारे पास इनको, ये मैं बताऊंगी आपको कौन सा फार्मूला कब किस टाइम यूज करना है, लेकिन ये दो ही फार्मूले अर्थमेटिक सीरीज के जिनको हम लोग लेके काम करने, कंडीशंस अप्लाई करते हैं और रिजल्ट फाइंड कर देते हैं. We have two formulas for finding the sum. पहला फार्मूला एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस वन डिवाइडेड बाई टू. ये बेसिकली हमारा पास हमारा फर्स्ट फार्मूला है. वो यूज ये वाला जब कब करना है, वो यूज व्हेन वी आर गिवन अ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म. जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन हो तब हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है. और अगर एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस ए ऑफ एन प्लस एन माइनस वन डी इंटू डिवाइडेड बाई टू, ये फार्मूला हमने तब यूज करना है जब हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन हो. याद रखिएगा जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होगी तो आपने दिस वन एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये फॉर्मूला यूज करना है. एंड सेकंड टाइम जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन होगा तब हमने यूज करना है एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू ए ऑफ एन प्लस एन माइनस वन इन डी डिवाइडेड बाई टू. ये दो फार्मूलाज हैं. इन दोनों फार्मूलाज को बेसिकली हम लोग यूज कर रहे होते हैं. सिर्फ ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास उस टाइम पे कौन सी कंडीशंस गिवन है. क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस दोनों में से गिवन है. अब ये क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. हमारे पास सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फाइंड करना है. अब देखो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, अब इसने लिमिट नहीं दी हुई, अब मैंने बस कह दिया एन नंबर्स. एन नंबर्स मतलब के लास्ट एन टर्म तक. एस ऑफ एन इज इक्वल टू वन प्लस टू अप टू हमारे पास कहाँ जाएंगे, एन तक जाएंगे. क्लियरली राइट है ना. ये हमारे पास ए जो है ये फर्स्ट हैंड साइड है, ए की वैल्यू जो है ये फर्स्ट है, और डी है तो टू माइनस वन करेंगे. डी इज इक्वल टू टू माइनस वन क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हमने सेपरेट किया तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो वन आ रहा है, और जो हमारे पास एन टर्म आ रही है वो एन आ रही है. इसका मतलब हमारे पास ये वाला फार्मूला, क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, तो हम लोगों ने सेकंड वन फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिसमें हमारे पास क्या है n बाई टू इंटू टू ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये हमारा फार्मूला है. ए की वैल्यू हमारे पास वो गिवन थी वन, एन माइनस वन इन डी की वैल्यू भी गिवन थी टेन बाई टू. तो हमारे पास जो एस ऑफ एन की वैल्यू बन रही है वो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू है. इस सीरीज से जो भी नंबर जनरेट होगा वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, यूनिक नेचुरल नंबर्स ही जनरेट होते जाएंगे. अब आगे एक और क्वेश्चन है. फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट्स पॉजिटिव इंटीजर विच इज नाइदर डिविजिबल बाय 5 और नॉट बाय 2. अब यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन किया कि आपने जित सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू लेने हैं वो जो आपके पास ना ही 5 से डिवाइड है ना ही 2 पे डिवाइड हो रहे हैं. इसका मतलब है अगर 5 पे देखो तो हमारे पास इवन नंबर्स भी नहीं आ सकते, ऑड नंबर्स भी नहीं आ सकते, क्योंकि ऑड नंबर्स में कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जो हमारे पास हमारे 5 के ऊपर डिवीजन होते हैं. इसका मतलब है यहाँ पे सिंपल हमारे पास वही डिजिट्स आएंगे जो प्राइम नंबर्स हैं, जो सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड होते हैं और किसी के अलावा किसी और पॉइंट पे डिवाइड भी नहीं हो सकते. तो द सीरीज इज सम इज हमारे पास जो सीरीज का सम वो इस तरह बनेगी 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 अप टू 99 तक आती जाएंगी. ये हमारे पास हमारी पूरी सीरीज जनरेट हो रही है. अब विच इज बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे देखो 11 प्लस 3 है तो 13 माइनस 11 करोगे तो 2 का डिफरेंस आएगा, 17 माइनस 3 करोगे तो फिर आपके पास डिफरेंस जो है वो चेंज आ जाएगा, और 19 माइनस 7 करोगे डिफरेंस और आएगा. तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास सेम नहीं आ रहा. अर्थमेटिक सीरीज में तो हमने ये कहा था ना कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे अब एक्चुअली हमारे पास हमारा कॉमन डिफरेंस जो सेम नहीं आ रहा है. अब हम लोग क्या करें, एक फाइंड करें कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो टर्म है वन वन वाली भी आ रही है, इसका मतलब वन वन आ रहा है, 21 भी आ रहा है, जिसमें सेकंड टर्म वन वन है. उन सारी टर्म्स को हमने अलग करके लिख दिया. 11 प्लस 21 प्लस 31 प्लस 41 प्लस 51 प्लस 61 प्लस 71 प्लस 81 और प्लस 91, ये इन सीरीज को हमने एक फॉर्म में लिख दिया. इज अर्थमेटिक सीरीज विद a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल, अगर इसमें से हमारे पास a की वैल्यू 11 है और अगर हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करें 21 माइनस 10 करते हैं माइनस 11 करते हैं तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आता है वो 10 आता है. एक पॉइंट ये किया. दूसरा पॉइंट क्या कि हमारे पास जो 3 वाले थे जिसमें सेकंड डिजिट 3 था उस उनकी हमने उन्हें कंबाइन कर दिया 13 प्लस 23 प्लस 33 अप टू 93 तक ले गए. यहाँ पे भी अगर कॉमन डिफरेंस देखो तो हमारे पास 10 आ रहा है, और इसी तरह हम लोगों ने 17 प्लस 27 प्लस 37 अप टू 97 तक ले गए. अगर इसके दरमियान भी अगर कॉमन डिफरेंस देखो 10 आ रहा है, फिर हमने 19 वाली को कंबाइन किया तो यहाँ पे भी हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 10 आ रहा है.
एंड देन हमने क्या किया, इसको हमने, क्योंकि ये तो अभी हमने एक एक चंक बना दिए थे, पूरी सीरीज गिवन थी, पूरी सीरीज का हमने चंक क्रिएट कर दिया। फिर अब हमने इसको ग्रुप करना है। ग्रुप करने के लिए क्यों, ताकि हम लोग के पास एक प्रॉपर अर्थमेटिक सीरीज जनरेट हो जाए। पहले हमने प्रॉपर वो लिखे, वो डिजिट्स, वो सीरीज लिखी जो हमारे पास डिविजिबल नहीं थी, हमारे पास 5 और 2 के। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि हमारे पास उसमें कॉमन डिफरेंस कोई नहीं आ रहा, तो फिर हम लोगों ने इसको और चेक करने के लिए, कॉमन डिफरेंस लाने के लिए इन जितनी भी हमारे पास सीरीज थी, इसको मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड किया। चंक्स में डिवाइड करने के बाद चेक किया कि क्या इन सारे चंक्स के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो कॉमन सेम डिफरेंस आ रहा है, तो वो हमारे पास बेसिकली कॉमन डिफरेंस आता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं। 11 + 13 + 17 + 19 को अलग ग्रुप करेंगे, 21 + 23 + 27 + 29 इनको अलग ग्रुप करते जाएंगे, और अप टू 9 ये जितने भी हमारे पास टर्म्स थे इनको ग्रुप करेंगे और देन इनको ऐड कर देंगे। अब 11 + 13 + 17 + 19 को ऐड करेंगे, आई थिंक सो 60 बनता है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म को करोगे तो 100 बनेगा। तो ये इस तरह हम लोग पूरी सीरीज बनेगी। तो बेसिकली अब जो मेरे पास हमारी सीरीज बन रही है वो ये सीरीज बन जाएगी, 60 + 100 + 140 प्लस आगे सो ऑन, इस तरह ये चलती जाएगी सीरीज। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें 9 फॉर्म, ये अब टोटली हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज की फॉर्म में आ चुकी है। अब हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 60 है, स्टार्टिंग ए की वैल्यू 60 है, डी हमारे पास 100 - 60 किया तो 40 आ गया। ए ऑफ एन टोटल हमारे पास जो लास्ट टर्म की वैल्यू ए ऑफ एन जो हमारे पास आ रही है वो 380 आ रही है। तो देन वी यूज अ फार्मूला, हमने अब फार्मूला यूज किया, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी है। तो ए ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 380 है, और इज इक्वल टू ए की टर्म वैल्यू हमारे पास 60 थी, 60 + n - 1, डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 40 थी। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 320 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू n - 1 आ रहा है, और हमारे पास जो n की टर्म की वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है। अब हम लोग इसको, ये हमने सिंपली अर्थमेटिक सीरीज से ए वैल्यू फाइंड की है कि हमारे पास n टर्म क्या आ रही है। अब हम लोग सम ऑफ सीरीज का फार्मूला लगाएंगे कि क्या कि हमारे पास जो S9 है लास्ट टर्म है उसकी एक्चुअल में टोटल वैल्यू कितनी आ रही है। वो हम लोग क्या करेंगे, एस ऑफ एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस 1, एस ऑफ 9 एन हमारे पास गिवन है 9 है, 9/2 इंटू 60 + 380 एंड एस ऑफ 9 इज इक्वल टू 1980। तो ये हमारे पास हमारी लास्ट टर्म की वैल्यू आ रही थी। यहाँ पे हमारे पास देखो लास्ट टर्म की कुछ एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने हमें गिवन की हुई थी, और ये 60 था और ये n था। जब मैंने आपसे कहा था आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वन वाला जो an डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस 1 इस वैल्यू को यूज करेंगे, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी कि S9 जितने भी हैं हमारे पास, S1 S2 इनका टोटल अगर अब हम लोग सम अप करते हैं इस सारे के सारे को, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1980 आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्रिक सीरीज। वहां पे भी हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ी थी, अब यहाँ पे भी हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ेंगे। The sum of the terms of geometric sequence form a geometric series. Yes, for example, geometric sequence हम लोग लिखते थे 1, 2, 4, 8 एंड geometric series में हम लोग क्या करेंगे 1 + 2 + 4 + 5 + 8 + 16 इस तरह सो ऑन लेके सीरीज को चलते रहते हैं। इन जनरल इफ a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द, उसमें हम लोग एक फर्स्ट टर्म होती है जो कॉमन रेशियो, यहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक सीरीज में हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिवीजन कर रहे होते हैं। डिवीजन करके हम लोग कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट, तो वो हमारे पास आएगी a इंटू ए प्लस आर प्लस ए आर स्केयर प्लस ए आर ऑफ क्यूब अप टू सो ऑन, ये जितनी भी हमारे पास टर्म्स होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज, लेट a be the first term and r be the common ratio of a geometric series, then the n term। जब हमारे पास n टर्म का फार्मूला होगा तो वो हम लोग किस तरह जनरेट करेंगे, a of n is equal to a of r n minus 1 इंटू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास 1 होना चाहिए। ये हमारे पास n टर्म का फार्मूला है कि अगर हमें n टर्म फाइंड करनी हो तो n टर्म हम लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब ये बेसिकली यहाँ पे भी सिंपली वही डेरिवेशन है जिस तरह हम लोगों ने अर्थमेटिक सीरीज के लिए डेरिवेशन की थी कि सम अगर फाइंड करना पूरी की पूरी सीरीज का, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए पूरी सीरीज का जब सम फाइंड करना है तो वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। एस ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्केयर प्लस ए आर ऑफ क्यूब ए आर n - 2 इंटू ए आर ऑफ n - 1 है। मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड को, तो आर ऑफ एस एन इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। आपको यहाँ पे बेसिकली इन फार्मूलाज को ही याद करना है कि आपके पास ये फार्मूला आपको पता हो। r इज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे हम लोग r को स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास ये इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो हमारे पास इन्फिनिटी में आंसर आएगा।
अब हमने फाइंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज एंड टर्म फाइंड करनी है। ये हमारे पास सीरीज है 6 - 2 + 2/3 माइनस एक पॉजिटिव टर्म आ रही है, एक नेगेटिव टर्म आ रही है, फिर एक पॉजिटिव टर्म आ रही है, एक नेगेटिव टर्म्स आ रही है। हमने 10th टर्म जो है वो फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है a = 6 है, r = -2/6 है, तो हमारे पास जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो -1/3 आ रहा है, एंड n = 10 है। हमारे पास जो n टर्म है वो 10 है गिवन है। s of n = a × 1 - r of n है, तो 1 - r of n करेंगे जब हम लोग पुट करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास 6 × 1 - 1/3 × 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -1/3 है। तो s of 10 की जो वैल्यू आ रही है 9 × 1 + 1/3 × 10 × 2। ये आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे तो आपके पास एग्जैक्टली s of 10 की वैल्यू आ जाएगी। देते हैं तो यहाँ पे भी है डेफिनेशन है फॉर ऑड पॉजिटिव इंटीजर मे बी बेस 1 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। रिकर्जन क्या होगी, इफ k इज एन ऑड देन पॉजिटिव इंटीजर देन k + 2 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमारे पास k कोई भी नंबर है और इसमें हम लोग 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। वी डिफाइन द सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बाय टू सेंटेंस, टू डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट के फॉर एग्जांपल के तौर पे इफ I take k is equal to 3, we can write this 3 is equal to 1 + 2. So 3 is an odd positive integer, 3 + 2 is equal to 5. So 5 is an odd positive integer and so on 7, 9, 11. इस तरह आपके पास जितने भी digits आएंगे वो सारे के सारे odd positive integers आते हैं। बेसिकली है क्या, रिकर्सिव डेफिनेशन कैन बी यूज बाय द जनरेटिव मैनर्स। हम लोग यहाँ पे जितना भी काम कर रहे होते हैं रिकर्सिव में वो एक मैनर्स के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग एक स्टेटमेंट करते हैं, एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट ही आगे मूव करते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव कर दें। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक स्टेटमेंट में काम करने के बाद फिर उसी स्टेटमेंट को आगे लेके मूव करते हैं, एक प्रॉपर मैनर में सीक्वेंस में मूव कर रहे होते हैं। अब रिकर्जन बेसिकली है क्या, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट इन अ टर्म ऑफ अ स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिकर्जन। अ रिकर्सिव डेफिनेशन हैज टू पार्ट्स। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर वर्जन में इटसेल्फ टर्न करते हैं, टर्म्स डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके कॉल जो भी रिकर्सिव रिकर्जन होती हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क कर देते हैं। रिकर्सिव डेफिनेशन हैज टू पार्ट्स। आपके पास रिकर्सिव जो भी फंक्शन होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारे पास बेस होती है। बेस क्या होती है, एन इनिशियल सिंपल डेफिनेशन ऑन व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे बेसिकली इन आपके पास बिल्कुल इनिशियल स्टेप होता है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल a = 1 कर देते हैं या a = 0 करते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, हमारा इनिशियल स्टेप्स होता है। तो जो हमारे पास बिल्कुल स्मॉलर डेफिनेशन होती है वो अपने आप का ही एक स्मॉलर प्रॉपर डेफिनेशन हमारे यूज कर रहे होते हैं। और दूसरा हमारे पास रिकर्जन स्टेप्स होता है, दिस पार्ट ऑफ डेफिनेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ। जो हमारे पास प्रॉब्लम है, अब हम लोग जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड कर रहे होते हैं, उसी प्रॉब्लम को हम लोग आगे वर्क कर रहे होते हैं इसी के ऊपर। अब ये सारे के सारे जितनी भी अगर एक प्रॉब्लम है, अगर उसको हम लोग उसके सब पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारे एक दूसरे के लिए एक दूसरे से डिपेंडेंट होंगे। एक वर्क करेगा तो दूसरा दूसरा वर्क करेगा, तीसरा वर्क करेगा तो चौथा वर्क करेगा। तो यहाँ पे भी इसी तरह हम लोग रिकर्जन में कर रहे होते हैं। अब रिकर्जन में बेसिकली होता है क्या, सपोज क्या लिया कि सपोज दैट f इज डिफाइंड एज अ रिकर्सिवली। हम लोग के पास f जो है वो डिफाइन किया है कि वो रिकर्सिवली हमारे पास क्या फंक्शन है। f of 0 इज इक्वल टू 3, ये बेस है कि हमारे पास जो f of 0 की वैल्यू है वो 3 है, लेकिन उसने रिकर्जन फंक्शन क्या दे दिया हमें, f of n + 1 इज इक्वल टू 2 of fn + 3। अब हमारे पास ये रिकर्जन फार्मूला रिकर्जन का इन्होंने दे दिया कि जो जो रिकर्जन करनी है वो ये है कि f of n + 1 इज इक्वल टू 2 of n + 3। हमने फाइंड क्या करना है, f1 फाइंड करना है, f2 फाइंड करना है, f3 फाइंड करना है एंड f4 फाइंड करना है। अब इन 4 टर्म्स को फाइंड कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 0, इसका मतलब है n हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने हमारे पास फर्स्ट f of 0 की वैल्यू जो गिवन है, तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हुए जाएंगे। अब 2 of f of n है, f of 0 की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, f of 1 इज इक्वल टू 2 f of 0 + 3। तो f of 0 की वैल्यू 3 थी, तो 2 of 3 + 3 इज इक्वल टू 6 + 3, f of 1 की 9 वैल्यू आ गई। जब इसी तरह हम लोग जब f of 2 पे मूव करेंगे तो ये 2 f of 1 हो जाएगा। क्यों, अब इसमें f of n है, तो जो जैसे जैसे f of n इंक्रीज होता जाएगा यहाँ पे भी 2 of f of 1 + 3 हो जाएगा। तो f of 1 की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, इस तरह f of 2 की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, f of 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमने f of 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या आ गई, f of 3 इज इक्वल टू 2 f of 2 + 3। तो f of 2 की वैल्यू हमारे पास 21 आई थी, वो हमने यहाँ पे पुट की, तो f of 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 45 आ गई। इसी तरह f of 4 है, f of 4 इज इक्वल टू 2 f of 3 + 3 है, तो यहाँ पे f of 4 की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ गया, 99। अब देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग कर क्या रहे हैं, एक बेस चीज गिवन थी
और उसके बाद हमारे पास एक रिकर्जन में चीज गिवन थी, उसने हमें कहा कि आपने F1, F2, F3 और F4 फाइंड करना है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास F0 ना होता, मैं कभी भी F1, F2 और F3 या 4 हमारे पास नहीं फाइंड कर सकती थी। अगर मेरे पास बेस ना गिवन होती तो इन चीजों को फाइंड करना मेरे लिए क्या होता, मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से हमने क्या किया कि हमारे पास बेस गिवन थी, बेस को लेके आगे चलते गए अपने रिकर्सिव स्टेप्स में, एक एक का इम्प्रूवमेंट, एक एक की इंक्रीमेंट करते गए। जैसे जैसे हम लोग इंक्रीमेंट करते गए वैसे वैसे हमें रिजल्ट आता गया। अब f(1) है, f(1) का हम जो रिजल्ट है वो f(2) में यूज करें, f(3) में f(2) का यूज करें, और f(4) में क्या यूज करें, f(3) का रिजल्ट यूज करें। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रिकर्सिवली फंक्शंस होता है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे हमने सॉल्व की हुई है, फाइंड f(2), f(3) एंड f(4) इफ f इज डिफाइंड रिकर्सिवली बाय। अब देखो यहाँ से उसने क्या किया कि हमें पे f(2) से फाइंड करने को कहा है, और उसने दो वैल्यू हमें गिवन, f(0) की वैल्यू भी गिवन कर दी -1, और f(1) की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास बेसिकली 2 है, और जो ये हमारे पास बेस है। अब रिकर्सिव डेफिनेशन के जो हमने उसने गिवन दिया है वो ये दिया है, f(n+1) इज इक्वल टू f(n+3 f(n-1) है। तो जो n है वो बेसिकली हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जो भी है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग इसको अब लेके मूव करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास देखो f(0) की वैल्यू भी गिवन है, f(1) की भी गिवन है। अब हमने f(2) फाइंड करना है। अब जब f(2) फाइंड करना है तो f(2) इज इक्वल टू f(1 + 3 f(1-1) करेंगे। तो जैसे हमने n की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखी है, यहाँ पे भी 1 कर दी, तो 1 - 1 क्या, तो ये मेरे पास टर्म बनती है f(1 + 3 of f(0). तो यहाँ पे 2 + 3 × -1 f(2) इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका रिजल्ट बनता है f(2) का कि ये -1 आ रहा है। अब इसी तरह हमने f(3) की वैल्यू फाइंड की है, f(3) की भी सेम वही टर्मिनोलॉजी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, f(2) हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास 3 of f(n-1) है, तो 2 - 1 तो हमारे पास 1 आ जाएगा। f(1) की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है, f(2) की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है, तो मेरे पास f(3) की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह मैं f(4) के लिए भी फाइंड करूंगी, तो मेरे पास f(4) की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके इसी में मुझे f(5) और f(6) की वैल्यू फाइंड करके बताएं आप लोग सारे। आपके पास फैक्टोरियल क्या होता है, द फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन द फैक्टोरियल ऑफ एन इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल। ये एन का फैक्टोरियल साइन होता है जिसको एक्सप्लेनेशन मार्क भी बोलते हैं। इज डिफाइंड टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास 1 to n होती है। एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू n-1 n-2 अप टू सो ऑन 1 तक ये मूव कर रहा था। तो फॉर एग्जांपल 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा आपके पास 1 होता है। आप लोग इसमें डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कैलकुलेटर में भी फैक्टोरियल की ऑप्शन गिवन होती है। तो यहाँ से 0 फैक्टोरियल है तो वो आपके पास 1 के इक्वल होता है, और अगर 2 फैक्टोरियल हो तो एक आपके पास 2.1 एक प्रीवियस टर्म हो जाएगी। इसी तरह 3 है तो 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, और 5 का फैक्टोरियल आपके पास 120 है। अगर 5 फैक्टोरियल है ना, इसका मतलब है 5 × 4 4 × 3 4 3 × 2 2 × 1। ये सारे के साथ हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो फैक्टोरियल का रिजल्ट आ रहा होता है। इसी तरह हमारे पास 6 फैक्टोरियल का 720 आता है, और 7 फैक्टोरियल का 5040 आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल क्या है, 5.43.2 × 1 है। अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिखना चाहें, 5 ये फर्स्ट टर्म होगी आपके पास, n टर्म डॉट 4 × 3 डॉट 2 × 1। अब ये भी अगर देखो तो ये वाली टर्म भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये 4.3 × 2 1 ये भी बेसिकली मेरे पास 4 फैक्टोरियल के इक्वल बनती है। क्या इस स्टेटमेंट को मैं अगर इस तरह लिख देती हूँ 5.4 फैक्टोरियल, ये भी बिल्कुल सेम चीज ही है। इन जनरल हम लोग फार्मूला इसका जो जनरेट करते हैं वो ये होता है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो जो भी n वैल्यू है और n-1 इंटू फैक्टोरियल, एक एक टर्म हम लोग कम करते जाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट वो इस फैक्टोरियल का रिजल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग 8 लेते हैं तो n टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 का फैक्टोरियल अगर मुझे फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। ये हमारे पास टोटल हमारे पास इसका इनको वैल्यूज आएंगे, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 के फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होते हैं। रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल है, अगर हमने रिकर्सिवली इसको वर्क करना हो इसके ऊपर, वो कैसे करते हैं, वी कैन डिफाइन द फैक्टोरियल फंक्शन f of n is equal to n फैक्टोरियल रिकर्सिवली बाय स्पेसिफाइंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन नेमली f of 0 is equal to 1। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो भी इनिशियल वैल्यू होती है उसको हम लोग f of 0 is equal to 1 कंसीडर कर लेते हैं, एंड गिविंग द रूल फॉर फाइंडिंग द f of n फ्रॉम f of n minus 1।
जो हमारे पास रूल होता है इसको फाइंड करने के लिए, वो हमारे पास होता है f इंटू n माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे भी अगर देखो तो ये टर्म इसी तरह की f इन n माइनस वन है। तो फर्स्ट टर्म हमने 0 कंसीडर कर ली, सेकंड हमारे पास क्या आती है f इंटू n माइनस वन। अब दस द रिकर्सिव डेफिनेशंस ऑफ द पिक्टोरियल फंक्शन इज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, और हमारे पास जो n टर्म के लिए होगा वो क्या होगा f ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू f ऑफ n माइनस वन। ये सेम वही चीज है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। n आपके पास यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपकी स्टार्टिंग टर्म होगी, ये कांस्टेंट टर्म होगी, तो f ऑफ n माइनस वन यहाँ पे क्या होता जाएगा, n आपका बार बार सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो इसकी बेस पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रिकर्सिवली अपना जो भी क्वेश्चन होता है उसका पिक्टोरियल जनरेट करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट a एंड b डिनोटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स, सपोज फंक्शन q इज डिफाइंड रिकर्सिवली एज फॉलो। अब यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है, ये हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू है 0, इफ q इंटू a b इज इक्वल टू 0 इंटू क्यू a माइनस b इंटू b प्लस वन। यहाँ पे क्या है, a इज लेस देन b होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है b इज लेस देन इक्वल टू a होना चाहिए। ये एक फंक्शन है और ये हमारे पास हमारा दूसरा फंक्शन है, और इन दोनों फंक्शंस की जो लिमिट्स हैं वो हमारे पास अब क्या है, डिफरेंट लिमिट्स हैं। अब इसने हमें फाइंड करने को क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ q इंटू टू थ्री, मतलब कि a b की वैल्यू जब 2 3 होती है तब क्या रिजल्ट आएगा। और सेकंड उसने कहा कि q इज इक्वल टू 14 इंटू थ्री, और अगर हमारे पास q की वैल्यू 14 इंटू थ्री है तो तब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, व्हाट डज दिस फंक्शंस डू फाइंड। और हमने एंड पे क्या करना है, फाइंड करके बताना है कि ये जो q इंटू थ्री 35 इंटू सेवन ये कहाँ पे आ रहा है, किस बेस पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा, फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। अब सबसे पहले हम लोगों ने q इंटू टू इंटू थ्री करना है। फर्स्ट है q इंटू ए ऑफ b, ये हमारे पास क्वेश्चन था 0 एंड इफ a इंटू b। अब उसने वैल्यू हमें a की और b की दे दिया, 2 और 3 दे दिया, q 2 और 3 इज इक्वल टू, अब हमने चेक किया 2 इज लेस देन 3, यस कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, तो इसका मतलब है कि q 2 ऑफ 3 की वैल्यू जो बेसिकली है वो मेरे पास क्या है, 0 आ रही है। अब इसी तरह सेकंड टर्म थी, सेकंड टर्म के लिए हम लोग q ऑफ a b इज इक्वल टू q ऑफ a माइनस b इंटू b है। अब ये बेसिकली जो सेकंड क्वेश्चन था वो 14 इंटू थ्री था, ये फर्स्ट वाला तो यहीं पे हमारे पास 2 हो गया। b में अगर मैं पुट करती हूँ, क्या 14 जो हमारे पास 3 इज लेस देन इक्वल टू 14 है, यस कंडीशन ये भी हमारे पास ट्रू हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन अगर मैं देखूँ तो वो थी 14 लेस देन 3, ये कंडीशन में फॉल्स हो जाती है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, इसको मैं यूज 0 वाली को नहीं कर सकती। अब मुझे सेकंड वाले पे मूव करना है, इफ बी, तो बी मेरे पास क्या था 3 3 इज लेस देन इक्वल टू 14, तो ये कंडीशन मेरे पास ट्रू हो रही है। अब इस कंडीशन को लेके हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो q ऑफ a भी क्या, q की वैल्यू 14 इंटू थ्री थी, तो a माइनस बी, a की वैल्यू मेरे पास क्या थी 3 थी, 3 माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास 11 इंटू थ्री आ जाएगा, तो ये हमारे पास बेसिकली 1 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 1 आ रही है। तो इसको अब एक एक पॉइंट करके इसको चेक करते हुए जाएंगे कि एंड पे हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आएगी। 14 इंटू थ्री एक वैल्यू, ये 11 इंटू थ्री प्लस वन आई, फिर इसी को दोबारा इस वाली टर्म को दोबारा सिंप्लीफाई किया उसी अगेंस्ट, तो हमारे पास q ऑफ 8 3 की वैल्यू 2 आ रही है। और फिर इसी तरह 5 ऑफ 3 किया, इसमें से 8 में से सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास 3 वैल्यू एक और आ जाएगी, q इंटू फाइव 3 प्लस 3 आ रहा है। और इसी तरह ये हमारे पास q ऑफ 2 3 है, 2 3 प्लस 4 कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहे हैं। और अब यहाँ पे अगर चेक करो तो 2 ऑफ 3 की वैल्यू मेरे पास गिवन है, 2 ऑफ 3 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 है, तो 0 प्लस 4 किया तो मेरे पास 4 वैल्यू आ गई। ये बेसिकली क्या किया, रिकर्सिवली हमने उसको कट स्टेप बाय स्टेप करते गए, तो हमारे पास 14 इंटू थ्री की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। हमने वहां तक मूव किया जहां तक हमारे पास रिजल्ट गिवन था, 2 ऑफ 3 का हमारे पास वैल्यू गिवन थी, वो 0 के इक्वल थी, तो 0 प्लस 4 किया तो हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यू आ गई। अब हमें ये कहा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इंटू डबल थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन, ये हमारे पास वी विल बी डिवाइडेड। पहले तो हम लोग इंटीग्रल फॉर्म निकालते हैं कि इसमें हमारे पास अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्चुअली इक्वेशन क्या बनती है। हमारे पास टोटल अगर 7 डिवाइड 335 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो हमारे पास जो टोटल इंटीग्रल पार्ट बनते हैं ना, इसके सिर्फ इसको अगर हम मैं चंक्स में डिवाइड भी करना चाहूँ तो वो मेरे पास 479 स्मॉल चंक्स बनते हैं कि 479 चंक्स में ये डिवाइड होगा, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, इतने पार्ट्स हम लोग इसके बना सकते हैं। अब इतने पार्ट्स अगर बनाने बैठो तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ इसे बता दिया कि इंटीग्रल अगर इसके कोई भी आपसे कोई पूछे कि अगर इतनी ये वैल्यूज हो तो टोटल कितने नंबर ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस बन सकते हैं, तो इसके टोटली आपके पास जो रिकर्सिव फंक्शंस है वो 479 रिकर्सिव फंक्शंस बन सकते हैं। ओके, अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम।
ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइबोनिक सीक्वेंस आ जाता है। अब ये फाइबोनिक सीरीज भी होती है। अभी हमने फैक्टोरियल पढ़ा है, इसके बाद हमारे पास ये फाइबोनिक सीरीज है। फाइबोनिक सीरीज की होती है, इसमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी 1 होती है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 होती है, फिर इसके बाद ये 1 2 इंक्रीज करने स्टार्ट हो जाता है। इसका आपने सी में प्रोग्राम बनाया होगा फाइबोनिक सीरीज का, एक फैक्टोरियल वाला, एक फाइबोनिक सीरीज का, एक और एक रिकर्सिव फंक्शंस का। ये तीन चीजें लाजमी बनाई जाती हैं फंक्शंस में। जी मैम, की हुई है। हाँ, फाइबोनिक सीरीज का अंदाजा तो है ना, वो है होती क्या है आपके पास? तो बेस है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, जी मैम है ना। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमारे पास 0 1 1 वैल्यू आती है, फिर आगे हम लोग इनकी टर्म्स जो है वो एक्सटेंड करते हैं। तो जो बेस होती है वो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होती है और एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होता है। रिकर्जन फार्मूला इसका होता है एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ के माइनस 1 प्लस एफ ऑफ के माइनस 2। ये बेस में वैल्यूज होती हैं और यही चीज हम लोग प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। एफ ऑफ 2 आती है तो एफ ऑफ 1 प्लस 1 करते हैं तो हमारे पास 2 आता है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 आती है और इस तरह एफ ऑफ 4 जो है वो 5 आता है और एफ ऑफ 5 जो होता है वो हमारे पास 8 आता है। इस तरह की ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ सीरीज जो है फाइबोनिक सीरीज होती है, ये जनरेट हो रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग रिकर्सिवली डिवाइडेड सीक्वेंस है। आपके पास b1 इज इक्वल टू 2 है, b ऑफ k इज इक्वल टू b ऑफ k माइनस 1 प्लस 2 डॉट k है फॉर ऑल द इंटीजर्स k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व तो करो, बताओ मुझे क्या रिजल्ट आ रहे हैं सारे स्टूडेंट्स। ये रिकर्सिवली है, इसको सिर्फ आपने वैल्यू बी ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है और उसने हमें ये बता दिया कि बी ऑफ के की वैल्यू, जो के की लिमिट है ना, उसने ये बता दिया कि आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसका मतलब 1 गिवन है तो अब 2 से फाइंड करना है। बी ऑफ 2 आप लोग लिखोगे इज इक्वल टू बी 2 माइनस 1 डॉट 2 इंटू के करोगे तो आपके पास एक बी ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह बी ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी। जरा 4 टर्म सारे फाइंड करके मुझे बताओ क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं जल्दी से। मैम 6। इस क्वेश्चन की पहली 4 टर्म्स b2 भी, b3 भी, b4 भी, 5, आपकी 5 टर्म्स तब फाइंड करके बताओ जल्दी से। सारे सारे करो सॉल्व इसको, मैं सबसे इंडिविजुअली पूछूंगी। यस मैम, हो गई है। ठीक, ठीक है। अब बाकी 2-3 स्टूडेंट्स को और बाकी सबको भी करने हैं। मैम B3 की 12 आ रही है। मैं अभी पूछती हूँ ना, आप लोग इसकी सारी वैल्यू फाइंड करो ना। b2 b3 b4 और b5 तक की वैल्यूज फाइंड करो।
ओके हो गए? यस मैम हो गई। बेसिकली हमारे पास, मैं दोबारा इसको एक दफा आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास डिफाइन है सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस हमारे पास गिवन है b0 b1 b2 बाय द फार्मूला ऑफ b ऑफ n इज इक्वल टू 5 ऑफ n फॉर ऑल द इंटीजर्स n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, शो दैट दिस सीक्वेंस सेटिस्फाई द रेफरेंस रिलेशन। हमारे पास एक रेफरेंस रिलेशन गिवन है b ऑफ k इज इक्वल टू b5 bk -1 फॉर ऑल द इंटीजर्स k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना है, हमने पहले सब्स्टिट्यूट करना है b ऑफ n इज इक्वल टू 5 ऑफ n है, एंड द सेकंड इक्वेशन है k इज इक्वल b ऑफ k इज इक्वल टू 5 bk ऑफ -1। ये दोनों चीजें हमें गिवन है। अब हम लोग सबसे पहले इसमें इंडक्शंस का स्टेप्स करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे, k को सब्स्टिट्यूट करेंगे और k माइनस को सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। एक दफा हम लोग b ऑफ k इज इक्वल टू 5 ऑफ k करेंगे एंड सेकंड वन इज b ऑफ k -1 इनटू 5k ऑफ -1। एक हमारी नेक्स्ट टर्म वैल्यू को फाइंड कर रहा है, एक हमारे पास हमारी प्रीवियस टर्म को फाइंड करेगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग बोथ साइड को 5 के साथ, तो 5 डॉट b ऑफ k -1 इज इक्वल टू 5 डॉट 5k -1, तो 5k इज इक्वल टू b ऑफ k। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे अगर देखो तो b ऑफ k जो इक्वल आ रहा था वो 5 ऑफ k के इक्वल ही आ रहा है, तो जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 5k आ रहा है, तो वो b ऑफ k के इक्वल आ रहा है, तो हमने ये लिख दिया b ऑफ k इज इक्वल टू 5 b ऑफ k -1 के। ये हमारे पास सेम वही चीज बन रही है। अब जब भी हमें सब्स्टिट्यूट करने को या हमें करने को प्रूव करने को दिया जाएगा, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है कि एक तो कोई भी डमी वेरिएबल कंसीडर कर लेना है। यहाँ पे मैंने k कंसीडर किया, आप j कोई भी डमी वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट में से कंसीडर कर लेते हैं। उसमें एक नेक्स्ट वैल्यू के लिए होता है और एक प्रीवियस वैल्यू के लिए होता है। जो नेक्स्ट वैल्यू के लिए होता है वो सिंपल हम लोग लिख रहे होते हैं, जो प्रीवियस वैल्यू के लिए होता है उसमें हम लोग माइनस कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं किस चीज को ऐड कर सकते हैं या किस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास क्या रेफरेंस में जो चीज हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो सेम वैसी ही हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही। तो एंड पे देखो तो हमारे पास ये चीज वही बन रही है, b ऑफ k इज इक्वल टू 5 b ऑफ k -1। तो ये बेसिकली हमारे पास रेफरेंस का था। और एप्लीकेशन ऑफ रिकर्जन है, हमारे पास कौन कौन सी रिकर्जन एप्लीकेशन है, मैथ फंक्शंस में हम लोग इसको यूज करते हैं, नंबर ऑफ सीक्वेंस में यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर मैनिपुलेशंस में यूज करते हैं और लैंग्वेज डेफिनेशंस में भी यूज कर रहे हैं। और आजकल जो NLP लैंग्वेज होती है, हमारे पास NLP है, उसमें भी हम लोग रिकर्जन्स को यूज करें, क्योंकि रिकर्जन्स को जब हम यूज करना होता है वो हमारे लिए इजी होता है एज कम्पेयर टू कि हम लोग पूरे के पूरे फंक्शंस को लेके चले। जब हम लोग इनको चंक्स में डिवाइड करके कर रहे होते हैं तो हम लोग इजीली इसमें, अगर प्रोग्रामिंग में भी चंक्स में डिवाइड करते हैं तो हमें पता होता है कि हम लोग इजीली एरर को फाइंड कर सकते हैं। इजीली अगर किसी भी चीज को अमेंडमेंट करना हो या चेंज करना हो तो वहां पे इजी होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये इस चंक के अंदर यही जो वर्क है वो डिफाइन हो रहा है। तो इस वजह से इसको रिकर्जन को यूज कर रहे होते हैं। ये आपका लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।